मुझे आधी रात के बाद पड़ोसी मुल्क की सरहद पार करना थी। आसमान सुबह से अबर आलूद था। पंजाब में इस मौसम के कड़ाके की सर्दी पड़ती है। दोपहर के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई जो रात 9 बजे तक जारी रही। टेलीविज़न की पेशगोई थी कि रात को फिर बारिश होगी। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही खराब मौसम था, मगर मेरे पुर इसरार गाइड के नज़दीक सरहद पार करने के लिए यही मौसम मौजूद तरीन था। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं गैर कानूनी तरीके से सरहद क्यों पार कर रहा था। मैं ज़िंदगी की इस खतरनाक कहानी को इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपको एक एक बात खोलकर बता दूँ और किसी बात को छुपाने की कोशिश न करूँ। लेकिन एक बात मैं शुरू ही से वादे कर देना चाहता हूँ कि मैं अपना नाम हरगिज़ नहीं बताऊँगा। जासूसी, फरार, जानलेवा मसाइब और सनसनीखेज वाक़यात से लबरेज़ जुर्रत, बहादुरी और अपने वतन पाकिस्तान के लिए जान तक कुर्बान कर देने के जज्बे की इस सच्ची कहानी को मैंने किस्तवार अपने पसंदीदा मुसन्निफ़ ए हमीद को सुनाने का फ़ैसला किया है, जो मेरा नाम राज में रखकर बाकी वाक़यात को लफ्ज़ पे लफ्ज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। मगर मेरे नाम के बगैर काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं अपना एक फ़र्ज़ी नाम रख रहा हूँ और ये नाम है आमिर। कौमी जज्बा से सरशार मेरी इस सनसनीखेज़ कहानी का आगाज़ 1965 की पाक भारत जंग के बाद और सकूत ढाका से कुछ पहले होता है। इस जंग ने मेरे दिल में एक नया वलवला पैदा कर दिया था। हर वक्त यही धुन सवार रहती कि अपने वतन अजीज़ के लिए कोई ऐसा काम करूं कि दुश्मन को दोबारा हमारी तरफ मैली निगाह से देखने की हिम्मत ना हो। मैंने फ़ौज में कमीशन हासिल करने की कोशिश की, मगर बाज़ नागज़ीर घरेलू वजहों की बिना पर मैं फ़ौज में कमीशन ना ले सका। आगे पढ़ाई जारी रखने को जी नहीं चाहता था। कॉलेजों के गैर यकीनी हालात से दिल उकता गया था। मुझे ज़बानें सीखने का शुरू से ही शौक़ था। फ़ारसी मैंने अपने एक ख़ास उस्ताद से पढ़ी थी, थोड़ी बहुत अरबी भी उनसे सीख ली थी। अंग्रेज़ी के अलावा मैंने कदीम हिंदुस्तान की तारीख़ का भी भरपूर मुताला किया। हिंदी ज़बान भी अपने एक बाहरी दोस्त से सीख ली थी। गीता और कदीम वेदों के कुछ अशआर का तर्जमा पढ़ डाला। ये मैं माज अपने शौक़ की खातिर कर रहा था, मगर आगे चलकर इस इल्म ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया, बल्कि कई मकामात पर मेरी जान भी बचाई। मैंने कॉलेज के ज़माने में मुजाहिद फोर्स में शामिल होकर बाकायदा तरबियत हासिल की थी। थोड़ी बहुत कमांडो ट्रेनिंग भी हासिल कर ली थी। दूसरी जंग अजीम में मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैरत अंगेज़ कारनामे पढ़ कर मेरे दिल में उमंग पैदा हो चुकी थी कि मौका मिले तो मैं भी अपने वतन के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दूँ। 1971 की जंग से पहले भारत ने अपने गुरीले मशरकी पाकिस्तान भेजकर वहाँ के हालात को मखदूश बनाना शुरू कर दिया था। मगरबी पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ भी वो अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा था। दुश्मन के नापाक अज़ाइम देख देख कर मेरा दिल कटता रहा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगरचे हमारी फ़ौज के जानबाज पूरी तरह चौकस थे और दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर लम्हे तैयार थे, लेकिन मैं भी अपने तौर पर कुछ करना चाहता था। मेरा रुझान फ़ौजी सुराग रसानी की तरफ था। दूसरी आलमी जंग के मशहूर फ़ौजी जासूसों के कारनामे पढ़ कर मैं बहुत ताक हो गया था। हर वक्त उसी उधेड़बुन में रहता कि रज़ाकार कमांडो की हैसियत से दुश्मन के मोर्चों के अकब में जाकर उसे ज़रबकारी लगाऊं, मगर ये इतना आसान काम नहीं था। पहली बात तो ये थी कि मुझे एक गैर फौजी होने की हैसियत से मालूम नहीं था कि दुश्मन ने अपनी सरहदों के अकब में किस किस मकाम पर फोर्स जमा कर रखी है। दूसरी मुश्किल भारत की सरहद को पार करने की थी। मेरे वालिद साहब अपनी जवानी के ज़माने में पूरे हिंदुस्तान की सियाहत कर चुके थे। उन्होंने पेशावर से लेकर राजकुमारी तक और उड़ीसा कटक से लेकर बम्बई तक कई बार सफ़र किया था। वो मुझे अपने इस सफ़र की दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करते थे और उनके इन सफ़रनामों से मुझे भारत के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हो गई थी।
क़याम पाकिस्तान के बाद मैं भी 2-4 मरतबा अमृतसर, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता की सैर कर चुका था। मेरे वालिद साहब अमृतसर के रहने वाले थे और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके लाहौर आ गए थे। अमृतसर, पठानकोट, चंबा और होशियारपुर के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था। वो मुझे अपने सफ़र की दिलचस्प कहानियाँ सुनाते और मैं उन मालूमात को अपने लाशऊर में जमा करता जाता था। 1971 की इब्तिदाई अय्याम में जब दुश्मन ने मशरक़ी पाकिस्तान में अपने तख़रीबकारों के ज़रिए इंतशार की मुहिम शुरू की और मगरबी पाकिस्तान की सरहदों पर भी अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा किया, तो मैंने दिल ही दिल में किसी मुहिम पर निकलने के बारे में संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया। मुजाहिद फोर्स में रहने की वजह से मेरी फ़ौजी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ था और एक कैप्टन साहब से दोस्ती भी हो गई थी। मैंने बातों ही बातों में उनसे करेद कर ये मालूम किया कि दुश्मन ने पाकिस्तानी सरहद से दूर पठानकोट की छावनी के करीब पहाड़ों में एक ऐसी तोप नस्ब कर रखी है कि जंग की सूरत में उसके इंतहाई तेज़ रफ्तार और 5-5 मन बारूद के हामिल गोले लाहौर शहर में आकर फटेंगे, जो बेपनाह तबाही फैला सकते हैं। मैं पहले ही कौमी जज्बे से सरशार था। दुश्मन के इन अज़ाइम की खबर हुई तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उसी लम्हे फैसला कर दिया कि इस तोप को तबाह करके ही दम दूंगा। उस वक्त ये फैसला बड़ा बचकाना लगता था। भला एक गैर फौजी जवान दुश्मन की सरहद पार करके दुश्मन की छावनी में पहुंचकर एक ऐसी जदीद तरीन और भारी भरकम तोप को कैसे तबाह कर सकता है, जिसकी हिफाजत के लिए न जाने कैसे कैसे जानलेवा इंतजामात किए गए होंगे। इसके बावजूद मैं फैसला कर चुका था। मेरा ये फैसला मेरी एक तवील और ख़तरनाक तरीन मुहिम का आगाज़ था, जिसमें कदम कदम पर मुझे मौत का सामना करना पड़ा। आप बाद में खुद ही पढ़ लेंगे। मैं अपने ज़राए से जिस कदर भी मालूमात हासिल कर सकता था हासिल कर ली। अमृतसर से पठानकोट तक मैं 2 बार सफ़र कर चुका था, फिर भी मैंने इस सफ़र की तमाम याददाश्तों को अपने जहन में एक बार फिर ताज़ा किया। सबसे बड़ा मसला पाक भारत सरहद अबूर करने और माली ज़रूरियात को पूरा करने का था। मैं इस मसले को हल करने की धुन में लग गया। उसी सिलसिले में मेरी मुलाकात स्मगलरों के एक गिरोह से हो गई। इन दिनों इस गिरोह के आधे आदमी मर चुके हैं और बाकी जेल में सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर ये लोग मेरी मदद ना करते तो मैं अपने अज़ाइम में कभी कामयाब न होता। अगरचे मेरी मदद करने में सरासर उनके मफादात मुलविस थे, ताहम मैं उनके तामुन से सरहद पार कर गया और मेरी कुछ माली इमदाद भी हो गई। मैं स्मगलरों के इस गिरोह के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत भी नहीं रही। स्मगलरों का ये ख़तरनाक गिरोह सरहद पार स्मगलिंग में बेहद सरगर्म था और उनका मशरक़ी पंजाब के सिखों से बाकायदा रब्ता था। उसी गिरोह का एक ख़ास आदमी जो मुसलमान था अमृतसर में मुकीम था, जो स्मगलिंग के नापाक कारोबार की सरहद पार निगरानी करता था। उसका नाम आज तक मुझे मालूम नहीं हो सका। उसे गिरोह के लोग करौंडिया के नाम से याद करते थे। करौंडिया पंजाब में एक सांप होता है जो बंजर ज़मीनों में पाया जाता है और इस कदर जहरीला होता है कि आदमी को डसते ही वो परे हट जाता है, ताकि आदमी उसके ऊपर ना गिर पड़े। उसकी वजह यह है कि उसके डसते ही आदमी मर जाता है। गवाल मंडी में ये तय अलिफ के एक बदमाश से मेरी वाकफियत थी। ये आदमी इस गिरोह को जानता था। उसकी वसातत से मेरी स्मगलरों के गिरोह के लीडर से मुलाकात हो गई। मैंने उसे यही बताया कि मेरे अखराजात पूरे नहीं होते और मैं स्मगलिंग के ज़रिए दौलत कमाना चाहता हूँ। इन लोगों ने खुफिया तौर पर मेरी खूब छान फटक दी और आखिर मुझे अपने गिरोह में शामिल कर दिया, लेकिन साथ ही धमकी दी कि अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो मुझे दुनिया के आखिरी हिस्से तक ढूंढ कर भी हलाक कर दिया जाएगा। मेरा मकसद तो सरहद पार करना था। स्मगलिंग से मुझे कोई सरोकार नहीं था, फिर भी मुझे अपने मिशन के लिए भारतीय करेंसी की ज़रूरत थी। लीडर ने पहले फेरे के लिए हीरोइन का एक प्लास्टिक में लिपटा हुआ लिफाफा मेरी कमर के गिर्द बांध दिया और कहा, ये लिफाफा तुम्हें अमृतसर में करौंडिया को पहुंचाना होगा। उसके बाद तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। वापसी पर उसके आदमी तुम्हें पाकिस्तान की सरहद पार करा देंगे। यहाँ आने के बाद तुम्हें इस फेरे की उजरत 10,000 रुपये अदा कर दी जाएगी।
मैंने लीडर से पूछा कि क्या मुझे हिंदुस्तान में कुछ रुपए अदा नहीं किए जा सकते, क्योंकि मैं वहां से अपनी पसंद की कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ। तुम्हें उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुम हमारा फेरा लगाने जाओगे, मेला देखने नहीं। अमृतसर के बाज़ारों में घूमने फिरने की भी कोशिश ना करना, लीडर ने कहा। मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल में एक मंसूबा मैंने उसी वक्त तैयार कर दिया था। मुझे आधी रात को एक खास मकाम पर पहुंचने की हदायत की गई थी। हीरवन की थैली मेरी कमर से बंधी हुई थी। मैं रक्षे में अपने घर से वाघा की तरफ रवाना हो गया। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। आसमान सुबह ही से बादलों में घिरा हुआ था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दोपहर की हल्की हल्की बूंदाबांदी रात को काफी देर तक जारी रही, जिसकी वजह से सर्दी में खासा इजाफा हो गया था। शालामार टाउन से 2 फरलांग दूर बाएं जानिब में रक्षे से उतर गया और अंधेरे खेतों में गुजरता हुआ एक वैरान से क्वार्टर में आ गया। यहाँ 2 आदमी अंगीठी जलाए आग ताप रहे थे। चारपाई पर लिहाफ पड़ा था। मेरा उन दोनों से तारुफ हो चुका था। उन्होंने केतली से चाय प्याली में डालकर मुझे दी। ये बड़े खरांट किस्म के स्मगलर थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाऊ, ये कोट पतलून तब्दील कर दो। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।